मेरी 4 साल की बेटी ने स्कूल से आते ही कहा कि आज मुझे पापा लेने आए थे। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि मेरा शौहर तो 2 साल पहले मर चुका था। अगले ही दिन बेटी की स्कूल से सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, लेकिन इसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। फिर छुट्टी के वक्त तक रुकी रही, गेट पर छुपकर इसका इंतजार किया। जैसे वो बेटी के पास आया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा नाम सिद्रा है। मेरे बचपन की वो काली परछाइयां आज भी मेरी आंखों में जिंदा हैं, जैसे हर नजारे ने मेरे दिल में धार डाल दी है। मैं कुछ भी नहीं भूल सकती, मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है। भला गुजरा हुआ बुरा वक्त कोई भूल सकता है क्या? और फिर ऐसा वक्त जिसमें सिर्फ तकलीफ और दर्द की सिवा कुछ न मिला हो। मेरी उम्र 17 साल थी जब मेरी माँ फौत हो गई थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मैं इन दोनों की लाडली बेटी थी। मेरे बाद मेरी अम्मी को दूसरी औलाद ना हो सकी। मेरी अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस दुनिया को ही नहीं, बल्कि मुझे और अब्बू को भी अकेला छोड़कर चली गई थी। या शायद मैं सिर्फ अपने आप को कहूँ कि मुझे ही अकेला छोड़कर चली गई थी, क्योंकि अब्बू ने तो इनके मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। इनको इनकी साथी मिल गई थी, मगर मेरा कोई नहीं था। माँ की वफात पर अब्बू की आंखों में आंसू आए थे। शुरू शुरू में तो वो मुझे बहुत प्यार किया करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे अपने पास ही सुलाया करते थे। लेकिन ये वक्त भी जल्दी ही रुखसत हो गया था, क्योंकि मुझे कुछ ही महीनों के बाद एक अजनबी औरत का सामना करना पड़ा था। मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी और एक अजनबी औरत हमारी जिंदगी में आ गई थी। मेरी नई माँ, मेरे बाबा की दूसरी बीवी। मेरे लिए ये सब कुछ सिर्फ नया था। मुझे अच्छी तरह से याद है जब वो पहली बार हमारे घर में दाखिल हुए थे, तो इसकी आंखों में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं थी, ना कोई अपनापन था। जैसे मैं इसके लिए कुछ नहीं, जैसे मैं इसके लिए सिर्फ एक बोझ हूँ। इसने कभी मुझे मोहब्बत की नजर से देखा तक नहीं था। और फिर यह बात वक्त आने पर पूरी तरह से सच दिखाई देने लगी थी। अब्बू दिन ब दिन बदलते गए। वो जो कभी मुझसे मोहब्बत किया करते थे, अब दूसरी बीवी के आने के बाद उन्होंने पूरा ध्यान अपनी बीवी पर लगा लिया था और बेटी को तो जैसे भूल ही गए थे। इनकी नजरें और मोहब्बत मेरे लिए कम, बल्कि इस औरत के लिए ज्यादा होती थी। मैं खामोशी से सब कुछ देखती रहती कि अब्बू इनके साथ हंसते थे, इनके साथ खाना खाते थे, रातों को इनके कमरे में इनके साथ बैठते थे, और मैं अकेली अपने कंबल में सुकड़कर सोती रहती थी। मेरी माँ ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा था, और माँ के मरने के बाद वो जगह अब्बू ने ले ली थी। लेकिन जब अब्बू की दूसरी शादी हो गई तो उन्होंने मुझे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया था। मेरी हर जिद, मेरी हर ख्वाहिश, मेरे हर आंसू बेमतलब हो गए थे। अब्बू की मोहब्बत अब सिर्फ इस औरत के लिए ही बची थी। जब इस औरत से मेरे अब्बू की दूसरी औलाद पैदा हुई तो मेरी हैसियत जैसे इस घर में नौकरानी की सी हो गई थी। उन्होंने 1 साल में ही बेटे को जन्म दिया था। अब मैं घर के सारे काम किया करती थी। बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, यहाँ तक कि खाना भी बनाना, सब कुछ मेरी ही जिम्मेदारी हो गई थी। सौतेली माँ अपने बेटे को भी मेरे हवाले कर दिया करती थी। इनके बेटे को संभालना, इनको नहलाना, रात को सारी रात जागकर इसके सारे काम करना और फिर दिन भर घर के सारे काम करना, ये सब मेरे लिए मामूली बन गया था। सौतेली माँ के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मुस्कुराहट होती थी, लेकिन जब भी अब्बू घर में ना होते वो मेरा जीना दुश्वार कर दिया करते। इसकी जबान से निकलते हुए लफ्ज मेरे दिल पर तीर बनकर लगते थे। वो मुझसे कहती थी कि तू बड़ी बदनसीब है, अपनी माँ को खा गई। हम तो तुझ पर तरस खाकर तुझे पाल रहे हैं, वरना ऐसी लड़कियां गलियों में भटकती हैं। मैं छोटी सी कम उम्र की थी, कमजोर थी, लेकिन इन लफ्जों को चुपचाप से सहती रहती थी। अब्बू के सामने एक बार मैंने सौतेली माँ की शिकायत करने की कोशिश की तो वो रोते हुए अब्बू के बराबर में बैठ गई और कहने लगी कि देखो, तुम्हारी बेटी मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अब्बू ने भी मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि बेटा, क्यों इल्जाम लगा रही हो? सौतेली माँ कहने लगी कि हाँ, ये बहुत झूठ बोलती है, मुझ पर इल्जाम लगाती है। इसे काबू में रखना पड़ेगा, वरना कल को ये हमारा नाम बदनाम कर देगी। इनके ज्यादा रोने पर अब्बू ने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था और कहते थे कि आइंदा कभी मेरे पास अपनी माँ की शिकायत लेकर मत आना। वो तेरे साथ कितना प्यार करती है, तेरा कितना ख्याल रखती है, तेरे सारे काम करती है, तुझे माँ बनकर पाल रही है, फिर भी तो इस पर ही इल्जाम लगा रही है।
मेरे दिल में इस दिन से एक गहरा अफसोस पैदा हो गया था। स्कूल ही मेरा इकलौता सहारा था। वही मैं कुछ घंटे सुकून से सांस लेती थी। अपने जैसे लड़कियों को हंसता हुआ देखकर मेरा दिल जलता जरूर था, लेकिन मैं अपने दिल को तसल्ली दिया करती थी कि मैं भी कुछ बन जाऊंगी। एक दिन शायद मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। मगर वो दिन कभी नहीं आने दिया गया था। अब मेरी उम्र में साल हो गए थे। एक दिन स्कूल से वापसी पर कुछ लड़के रास्ता रोककर खड़े हो गए थे। गंदी और लड़ाई झगड़े की बातें करने लगे। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा रास्ता रोक दिया। मैं डर गई थी, कांप रही थी। पीछे मुड़कर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, उसको हाथ मत लगाना वरना तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। ये अमजद था। इसने लड़कों को धक्का दिया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। मुझे अपने पीछे छुपने का इशारा किया और फिर इन लड़कों को ऐसा भगा दिया जैसे वो कोड़े के ढेर हो। मेरी नजर इसके ऊपर थी। फिर जब वो मेरी तरफ पलटा तो इसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को सुकून दे गया था। मैंने नजरें झुका ली, लेकिन दिल पहली बार किसी अनजानी धड़कन को महसूस करने लगा था। इस दिन के बाद अक्सर वो स्कूल के टाइम पर मेरे रास्ते में आ जाता था। कभी दूर से मुझे हेलो कह दिया करता था तो कभी छांव में खड़ा होकर मेरी तरफ देखता था। एक दिन इसने मुझसे पूछ ही लिया कि तुम कैसे हो। वो शायद मुझसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा था, लेकिन इसे अब शुरुआत करनी ही थी तो वो कर चुका था। मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि ठीक हूँ। वो मुस्कुराकर कहने लगा कि तुम हंसते रहा करो, हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। इस दिन मैं सारा दिन आईने में खुद को देखते रही कि हंसी मुझ पर क्या वाकई बहुत अच्छी लगती है या फिर वो ऐसे ही मेरा मजाक बना रहा था। मगर वो सब कुछ ये ख्वाब बनकर रह गया था, क्योंकि कुछ दिन बाद ही सौतेली माँ ने मुझे जगाया था और कहा था कि आज से तुम्हारा स्कूल जाना बंद। उठो, जल्दी जल्दी सारे काम करो, कपड़े धो, सारे बर्तन पड़े हुए हैं, इनको भी धोना है। पढ़ाई लिखाई के ख्वाब छोड़ दो। दूसरे घर जाकर तुम्हें घरेलू काम ही करने हैं, ना कि पढ़ाई करनी है। मैंने कुछ कहने की कोशिश की तो वो जोर से मुझे बालों से पकड़कर खींचते हुए किचन तक ले गई और कहने लगी कि आज शाम का खाना तुम्हें ही बनाना है। मैं रोती रही और मजबूरन मुझे घर के सारे काम करने पड़े। अब्बू जब शाम को घर आई तो कहने लगे कि आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई थी। अभी मेरे मुंह से लफ्ज निकले भी नहीं थे कि मेरी सौतेली माँ ने आगे बढ़कर कहा कि तुम्हारी बेटी भाग गई थी, गलियों में पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही थी। मैं पकड़कर इसे घर लेकर आई हूँ। पहले तो अब्बू ने मुझे घूर कर देखा। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझ पर हाथ उठा दिया। उन्होंने मेरी बात सुनी भी नहीं थी और अपनी बीवी पर यकीन कर लिया था। उन्होंने मेरे बाल खींचते हुए कहा कि शर्म करो, तुम मेरी बेटी हो और ऐसे काम करती फिर रही हो। शरीफ लड़कियां ऐसे नहीं निकलती। आइंदा अगर मैंने तुम्हारी कोई शिकायत सुनी तो इन बालों पर खैंची चला दूंगा। आइंदा स्कूल जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई छोड़ दो, जो कुछ है वो यही है, घर का काम करो। मैं चुपचाप बैठकर रोती रही। मेरे अंदर का हर ख्वाब टूटकर बिखर चुका था। ना मोहब्बत थी, ना तालीम थी, ना रोशनी थी, ना ही घर का सुकून था। मेरे हाथों में बर्तन थे और दिल में एक बोझ जिसका वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। और एक शाम जब मैं सब्जी लेने के लिए घर से गई थी तो रास्ते में मुझे अमजद मिला। कहने लगा कि सिद्रा तुम कहाँ हो, इन दिनों नजर नहीं आ रही हो, सब ठीक है ना। मैंने बस इतना कहा कि सब कुछ ठीक है। वो मेरी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं पलटकर चली आई। इस दिन के बाद मैंने जीना सीख लिया था। बस वक्त का काटा कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन अमजद मेरे लिए एक उम्मीद बन गया था। मैं मन ही मन में इसके बारे में सोचकर मुस्कुराती रहती थी, इसे याद किया करती थी। वो गली के नुक्कड़ पर मिलता था जहाँ से स्कूल का रास्ता शुरू होता था, और अब मैं स्कूल नहीं जाती थी तो वो मेरा इंतजार करता रहता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके खुद वहां जाना शुरू किया। शायद दिल को यकीन दिलाना चाहती थी कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, मैं अभी सांस ले सकती हूँ। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दिया, कहने लगा कि सिद्रा, ये दुनिया तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए नहीं बनी है, लेकिन हम इस दुनिया को अपने जैसा बनाएंगे। तुम बस मेरा हाथ थाम कर रखना। और मैं सच में इसका हाथ थाम लेती थी। वक्त गुजरता गया और हमारी मोहब्बत को 1 साल हो गया था। अमजद की उम्र मुझसे 2 साल ज्यादा थी। वो 22 साल का था। अभी तक मेरी सौतेली माँ को पता नहीं चला था कि मैं घर के लिए अगर किसी काम से बाहर निकलती हूँ तो अमजद से भी मिलती हूँ, और हमारी यह खामोश मोहब्बत अभी तक कामयाब थी। हम दोनों कुछ ना कुछ बोलते रहते थे।
छोटी छोटी बातें जिसे दो सच्चे साथी एक दूसरे से शेयर करते हैं। एक दिन इसने मेरा हाथ थामकर कहा कि अगर तुम नहीं मिली तो शायद मैं भी मर जाऊंगा। मैं कहने लगी ऐसा मत बोलो, तो वो सीरियस होकर कहने लगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो मुझे पार्क ले जाता था, हम बेंच पर बैठते थे। वो मेरी उंगलियां अपने हाथों में लेकर पूछता था कि ये हाथ कब मेरे हाथ थामेंगे। मैं हंस दिया करती थी। हम हर मुलाकात में थोड़े थोड़े ख्वाब देखते थे, अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचते थे। वो कहता था कि एक दिन मेरा अपना घर होगा जिसमें तुम मेरे साथ होगी। मैं हंसती रहती थी। वो कहता था कि तुम इसी तरह से इस घर में हंसती रहोगी और मैं तुम्हें देखता रहूंगा, और कहता मेरे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी ही होगी। वो कहता कि अच्छा तो फिर खाना मैं बना लिया करूंगा। ये सब हमारे लिए हमारे वो ख्वाब थे जहाँ दुनिया का कोई डर नहीं था। एक दिन वही हुआ जिसका मुझे हमेशा डर लगा रहता था। मैं और अमजद पार्क के कोने में बैठे हुए थे। मैंने इसके कंधे पर सर रखा हुआ था और वो मुझे किसी फिल्म के हीरो की तरह बता रहा था कैसे वो कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है। अचानक मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और मैंने घबराकर नजर उठाकर देखा तो वही थी मेरी सौतेली माँ। इसकी आंखें जैसे खून उगल रही थी। इसने मुझे बाजू से पकड़कर खींचा कि मैं जमीन पर गिर गई और वो चीखने लगी कि हमने तेरी ये परवरिश की थी कि तू सड़कों पर बैठेगी और लड़कों के साथ आवारागर्दी करेगी। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला कर रख दी है। दफा हो जा यहाँ से मनहूस। अमजद ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा तो मेरी सौतेली माँ ने इसे घूर कर देखा और कहा, तुम जैसे लफंगे लड़के ही ऐसी लड़कियों को बहकाते हैं। अब ये तुम्हारी है, ले जाओ इसे। हमने तो इसकी लाश को भी अपने घर की दहलीज पर नहीं आने देना। मेरे कानों में जैसे शीशा पिघलकर गिर रहा हो। मैं कांपते हुए कदमों से इनके साथ चल पड़ी थी और वो मुझे घसीटते हुए अपने साथ ले जा रही थी। रास्ते में जो मिला इसे आवाज देकर बताया कि देखो लोगों, हमारी इज्जत की दुश्मन देखो, गंदी नाली की पैदाइश आवारा लड़की को देखो जिसे हमने छांव दी, जिसे सहारा दिया, जिसकी परवरिश की। अब ये हमारी बदनामी बन गई है। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे धक्का देकर अंदर फेंक दिया। अब्बू सामने सोफे पर बैठे थे। सौतेली माँ कहने लगी कि मुबारक हो आपको, आपकी लाडली बेटी बाहर लड़कों के साथ गुलछने उड़ा रही थी। हम ही गलत थे जो हमने इसे घर में रखा। अब या तो इसे निकाल दो या हमें। अब्बू ने बिना कुछ कहे मुझे अपनी चप्पल फेंक कर मारा था। फिर वो जोर से चिल्लाने लगे कि निकल जा मेरे घर से। उन्होंने कहा कि तो वो निकली, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी नाक कटवा कर रख दी है तूने, निकल जा यहाँ से। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं जमीन पर बैठी रोती रही। सौतेली माँ मेरी चोटी पकड़कर कहने लगी कि अब बता कहाँ कहाँ जाती रही है और किस किस के साथ मिलती रही है। पता तो चले। मैं चीखती रही। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ इसके साथ बातें करती थी। वह हंसकर कहने लगी कि अच्छा तो तेरी रोज बातें होती थी, पार्कों में लड़कों के कंधे पर सर रखकर हो रही है। लोग सही कहते हैं कि माँ नहीं होती तो बेटी बेलगाम हो जाती है। मैं रो रही थी और मेरी आंखों के सामने और इसकी माँ हमारे घर के सहन में खड़े हुए थे। इन्हें देखकर मेरी सांसें जैसे रुक गई थी। मैं भागकर छत पर चली गई। सौतेली माँ ने एक नजर इन दोनों पर डाली और मुंह बनाते हुए कहने लगी, हाँ तो बहन सब खैर है। आज हमारी दहलीज कैसे याद आ गई। अमजद की माँ ने धीरे से कहा कि बहन मैं अमजद की माँ हूँ, ये मेरा बेटा है अमजद। मैं इसका रिश्ता तुम्हारी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। अगर ठीक समझो तो बात आगे बढ़ाते हैं। मैं खुश थी कि अमजद फौरन ही अपनी माँ के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर आ गया था। अभी अमजद की माँ की बात पूरी नहीं हुई थी कि मेरी सौतेली माँ हंसने लगी। ओहो, कमाल की बात है, रिश्ता वो भी इस आवारा लड़की के साथ जिसे हमने कितनी बार पार्क में रंगे हाथों पकड़ा है। अमजद की माँ के माथे पर बल आ गए थे। उन्होंने कहा कि बहन तुम बात को गलत समझ रही हो। मेरे बेटे की नीयत साफ है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे खुद कहा है कि वो सिद्रा के साथ शादी करना चाहता है, इसे अपनाना चाहता है। सौतेली माँ के लफ्ज बहुत कड़वे थे। आगे उन्होंने कहा कि देखो हम शरीफ लोग हैं, तुम्हारा बेटा तो हर रोज हमारे घर के दरवाजे के बाहर मंडलाता रहता है। अमजद ने नजर उठाकर देखा और कहा कि आंटी मैं सिद्रा से मोहब्बत करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से राजी हैं, बस आपकी मर्जी चाहिए। सौतेली माँ ने फौरन झटक कर कहा कि बकवास बंद करो अपनी। तुम जैसे लड़के मोहब्बत नहीं करते, लड़कियों को बहकाते हो, इनकी मासूमियत का फायदा उठाते हो। सिद्रा तो भोली है, तुमने इसे अपने जाल में फंसाया। अमजद की माँ ने फिर से एक बार नरम लफ्जों में कहा कि
बहन जी, हमारी नीयत बुरी होती तो हम रिश्ता लेकर नहीं आते। तभी अबू की आवाज गूंजी। उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, निकल जाओ मेरे घर से। मैं अपनी बेटी की शादी किसी आवारा लड़के के साथ नहीं करवाऊंगा। मैं जो छत पर खड़ी हुई थी, मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जैसे धड़कना भूल गया था। सौतेली माँ की आवाज फिर से गूंजने लगी। उन्होंने कहा, और सुनो, अगर दोबारा इस लड़के का साया भी सिद्रा पर पड़ा तो हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। अमजद ने मेरी तरफ एक नजर डाली। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो खुद पर कंट्रोल करके खड़ा रहा, नजरें झुकाकर और अपनी माँ का हाथ थामकर दरवाजे की तरफ चल दिया। मैं नीचे नहीं आ सकी, कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। अब्बू का गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो अंदर आते ही दहाड़े, सिगरा बेगैरत लड़की, कहाँ है तू? निकल। मैं जैसे होश में आई थी और दौड़कर नीचे पहुंची। मेरे कदम कांपने लगे थे, लेकिन चेहरे पर साफ था कि मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने कहा, आप मेरी बात तो सुने, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने मुझे देखते ही जोर से थप्पड़ मार दिया, जिसकी गूंज बहुत तेज थी। मेरी सौतेली माँ कहने लगी कि तूने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, मोहल्ले में हमारा सर झुका दिया। क्या कमी थी तुझे जो लड़कों के साथ घूमती फिर रही है? मैंने आंखों में आंसू लिए कहा कि अब्बू, वो अमजद है, उसने रिश्ता भेजा था, इज्जत से मेरा हाथ मांगने आया था। तभी सौतेली माँ फौरन से चीखने लगी, इज्जत से? ओहो, हद होती है बेशर्मी की भी। सबके सामने रसवा करके आप कहती है कि वो इज्जत से आया था। आज जब मैंने तुम दोनों को पार्क में बैठा हुआ देखा। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।